नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। पहला, क्या विदेशी नागरिक भारत के दुश्मन हैं? दूसरा, खाता न बही जो संघी कहे वो सही। और तीसरा, जन्मदिन पर मायावती स्टाइल का तोहफा। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि आपको एक छोटी रकम हमें हर महीने आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त वन टाइम भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। कुछ लोगों को लग रहा है कि अब चैनल बहुत चल रहा है, चैनल अगर चल रहा है तो खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो इस आर्थिक सहयोग की अपेक्षा भी है और ज़रूरत भी। तो सबसे पहली बात, क्या सारे विदेशी नागरिक भारत के दुश्मन हैं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी गौरव भाटिया ने बात शुरू की और हेमंता बिस्वा शर्मा ने इसमें और जो कहते हैं आग में घी डालने का काम शुरू किया। गौरव भाटिया ने ये आरोप लगाया कि गौरव गोगोई जो हैं, जो कांग्रेस के एक तरुण लीडर हैं असम से, अ वेरी यंग, उनकी जो पत्नी है वो उनकी पत्नी एलिजाबेथ हैं। एलिजाबेथ जो हैं वो, गौरव भाटिया का ये कहना है कि वो ऐसा एजेंट है और इस बात को और तूल दिया हेमंता बिस्वा शर्मा ने। हेमंता बिस्वा शर्मा का मैं जो ट्वीट है वो साथ में लगा दे रहा हूँ। हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये क्यों किया, जो मेरी समझ है वो भी बता रहा हूँ। हेमंता बिस्वा शर्मा ने, उनकी ब्याहता पत्नी है, 2013 में शादी हो चुकी है, आज 12 साल शादी के हो चुके हैं। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि वो किस किस तरह से, उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान के हितों के लिए काम करते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गौरव गोगोई की शादी एलिजाबेथ जी से, वो यूके बॉर्न है, मतलब ब्रिटिश नागरिक थी, उनसे शादी हुई थी। ये भी फैक्ट है कि उनका अभी भी ब्रिटिश पासपोर्ट उन्होंने अपना छोड़ा नहीं है, ये भी फैक्ट है। गौरव गोगोई के बारे में बता दें भाई, बड़े तरुण गोगोई के लड़के, लेकिन पढ़ाई लिखाई करके, इंजीनियरिंग करके, जैसे आम होता है, उन्होंने एयरटेल में नौकरी कर ली थी। अच्छे पद पे थे, इंजीनियर साहब थे ही, विदेश से भी पढ़ के आए थे, तो अच्छे पद पे नौकरी कर ली थी। फिर उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और 2014 में वो कालियाबार से इलेक्शन लड़ा और वहाँ से 93,000 वोट से उन्होंने जीत हासिल की 2014 में। याद रखिएगा, जब मोदी जी का झंडा सब जगह फहरा रहा था। 2019 में जब मोदी जी ने वापसी की और ज़बरदस्त वापसी की, उस समय अपनी कंस्टिट्यूंसी से इन्होंने फिर से 2,10,000 वोट से करीब फिर जीत हासिल की, जीत के बढ़त को बढ़ाया। गौरव गोगोई इस समय सबसे मतलब नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा फेस है कांग्रेस का, असम का तो सबसे बड़ा फेस है। और हेमंता बिस्वा शर्मा को इस ठीक से समझ में आता है कि उनको कांग्रेस की तरफ से जो सबसे बड़ी चुनौती मिलेगी वो गौरव गोगोई से ही मिल रही है। अगर आपको याद हो, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी ने मणिपुर से शुरू की थी और जब वो असम में आई थी तो किस तरह से लाठीचार्ज करवाया था, किस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि मैं सबके नाम से FIR करवाऊंगा, ये सब किया था। और उस समय उन्होंने ये चैलेंज किया था गौरव गोगोई को कि अगर दम है तो आके कंस्टिट्यूंसी से, उन्होंने जोरहट या शायद जोरहट ही का कहा था, यहाँ से आके जीत के दिखाओ। उस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी ऐसी कंस्टिट्यूंसी जहाँ पे पहले चुनाव में 93,000, दूसरे चुनाव में 2,10,000 से जीते थे गौरव गोगोई, वो छोड़ के जोरहाट गए 2024 में, और 2024 में 1,44,000 मतों से फिर जीत के आ गए। तो लोगों के बीच के आदमी हैं, मतलब यंग हैं और लोगों से की बात सुनते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। ऐसे में इनके ऊपर यह आरोप लगा कि जो इनकी पत्नी है एलिजाबेथ जी, एलिजाबेथ का यह है कि 2011 से 2015 तक उन्होंने काम किया था, जहाँ नौकरी की थी, क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क CDKN, और उस दौरान ये पाकिस्तान में पोस्टेड रही थी। हालांकि वो जो क्लाइमेटिक चेंज और इन सब के लिए बात करते थे वो नेपाल, इंडिया, ये सब उसका अच्छा था, लेकिन ये पाकिस्तान में पोस्टेड रही थी। दूसरा, इनके ऊपर इन्होंने जो हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने ट्वीट में किया है कि एक इन्होंने इशारों में लिखा, US सेनेटर थे टॉम ओडल के लिए इन्होंने काम किया था।
ऐसा माना जाता है कि टॉम और जॉर्ज सोरेस में बहुत घनिष्ठता थी। अब जॉर्ज सोरेस को दो तरह से लोग देखते हैं, जो डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के वो इनको लोकतंत्र के पहरेदार के रूप में देखते हैं। जो राइट विंगर हैं, जिनको लगता है कि नहीं ये हमारी अथॉरिटी चैलेंज कर रहे हैं, वो इनको दूसरे तरह से पेश करते हैं। गौरव गोगोई ने हालांकि इसका जवाब दिया है, इसमें कुछ बहुत कहने को नहीं है, लेकिन किसी को गाली देना है एक्चुअली वो पुरानी टैक्टिस है बीजेपी की, जो राहुल गांधी के साथ इन्होंने किया था, और वो काम कर गई थी कि किसी आदमी को डिस्क्रेडिट कर दो, आदमी को लगता है कुछ तो होगा ही, पप्पू पप्पू पप्पू, झूठ बोल के। तो उसी तरह से गौरव गोगोई को ये डिस्क्रेडिट करने की बात हो रही है। लेकिन जब ये बात इशू उठ ही गया है, तो एक दो चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ कि अगर विदेशी होना ही, और देखिए एक तो गौरव गोगोई टारगेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो हिमंता बिस्वा शर्मा के टारगेट हैं, क्योंकि इमीडिएटली उनको वही एक ही जो आदमी चैलेंज कर सकता है उनकी अथॉरिटी को कांग्रेस की तरफ से, उसका नाम गौरव गोगोई है। दूसरा, कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को भी उनके विदेशी ओरिजिन को लेके इनडायरेक्टली याद दिलाया था। अब कहना तो बहुत मुश्किल है भाई, वो इतनी बार की पार्लियामेंट मतलब सांसद हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं निशाना वहां पे भी होता है। लेकिन मैं एक या दो आपको उदाहरण दे दे रहा हूं। विदेशी ओरिजिन की अगर बात कर रहे हैं, मैं विदेशी ओरिजिन की बात करूंगा और पत्नी की भी बात करूंगा। तो हमारे जो एनएसए साहब हैं, अजीत डोवाल साहब के लड़के विवेक डोवाल साहब ब्रिटिश सिटीजन हैं, अपना इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करके ब्रिटिश सिटीजन है। और मतलब अब आप इसको कैसे लेंगे, देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मतलब देश की सुरक्षा के लिए जो है उनके लड़के हैं ये। और कैरावैन ने एक बड़ी स्टोरी छापी थी, वो स्टोरी अभी भी सब जगह है। उस कैरावैन ने स्टोरी में कहा था कि केमैन आइलैंड में इन्होंने एक कंपनी की थी, जिसमें कुछ नोटबंदी के 13 दिन बाद वो कंपनी आई थी वजूद में, और फिर उसको लेके बहुत सी स्टोरीज थी। मैं विवेक डोवाल पे आऊँ, उससे पहले मैं इनके जो दूसरे भाई हैं शौर्या डोवाल जी बीजेपी उत्तराखंड के एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, सिंगापुर कंपनी में एमडी हैं टॉर्च इन्वेस्टमेंट के नाम से। और शौर्या जी, अगर आपको याद हो, जो मेडिसिन स्क्वायर में जो मोदी जी का मोदी जो हुआ था, जब मोदी जी पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बन के अमेरिका गए थे, तो उसका 1.5 मिलियन $, 1.5 मिलियन, 1 मिलियन में अगर आज के हिसाब से देखें तो 8.5 करोड़, 1.5 में मोटे तौर पे 12-13 करोड़, अगर आज के पैसे के हिसाब से देखें तो वो वाला ठेका इन्होंने लिया था मोदी कराने का। उस जो कैरावैन की स्टोरी थी, उसके हवाले से जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, यहाँ पे डोवाल से इनको एक दूसरे ग्रुप के साथ जोड़ा जा रहा था, मतलब उस तरह का नाम दिया जा रहा था जिसपे इनके ऊपर एक मानहानि का मुकदमा हुआ था, विवेक डोवाल ने कराया था। और फिर जयराम रमेश ने उसमें माफ़ी मांग ली थी कि ठीक है भाई, अगर आपको ये लगा है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन तथ्यों पे कोई बात नहीं हुई थी। बात ये हुई थी कि आपने मुझे डी कंपनी क्यों कहा, इस तरह की बात हुई थी, लेकिन तथ्यों पे बात नहीं हुई थी। तो तथ्यों पे अगर कुछ ये है, क्योंकि मेरी जितनी जानकारी है उसके हिसाब से ब्रिटिश नेशनल है। एक ये भी अजीब सी बात है, मुझे मालूम नहीं, मेरे पास इसकी सूचना नहीं है, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर विवेक जी विदेशी नागरिक हैं तो और अगर वो विदेशी नागरिक होने के बाद अपने पिताजी के घर पे आके रहते हैं, तो क्या ये सिक्योरिटी थ्रेट है? अगर रहते हैं तो, नहीं रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब विदेशी नागरिकता लेने के बाद देश के राष्ट्रीय सलाहकार के घर में रहने वाला, बहुत पिक्चरें इस पर बनी है, घर में रहने वाला व्यक्ति कितना ठीक माना जाएगा, इस पे आप लोग अपना विचार खुद दीजिएगा। अब जब चूंकि इन्होंने विदेशी पत्नी की बात उठाई है, तो उस पर भी जरा एक बात कर लें। हमारे एस जयशंकर साहब हैं। एस जयशंकर साहब की पहली पत्नी शोभा जी थी, जो उनके साथ जेएनयू में पढ़ती थी, उनकी मृत्यु हो गई कैंसर से। उसके बाद इन्होंने क्योको नाम की एक महिला, जो जापानी महिला, और जब ये जापान में पोस्टेड थे उस समय उससे शादी कर ली। मुझे लगता है इसमें अच्छी बात है, मतलब ये तो मतलब अगर दो लोगों के बीच में सामंजस्य है, उनको लगता है कि हम दोनों लोग एक दूसरे के लिए कॉम्पिटेबल हैं, तो शादी कर ली, इसमें कौन सी दिक्कत है? तो क्या ये एंगल भी लगाया जाए कि जापान का कुछ मामला है, मतलब हिमंता बिस्वा शर्मा और गौरव भाटिया के लॉजिक से? और तीसरी बात कहना इसलिए ज़रूरी है, भैया बीजेपी वालों, ये पत्नी अतनी की बात आप लोग करते हो तो आप एक बिना बात की कंट्रोवर्सी बुलाते हो, और आपका जो हेड मास्टर है ना, बड़े पापा,
वो आपको एक दिन बुला के ठीक करेगा। तुम बात करते हो, बात उसकी पत्नी की भी आ जाती है। और मैं सिर्फ एक छोटी क्लिप इसलिए लगा दे रहा हूं क्योंकि कॉपीराइट का मामला हो, जो अपनी पत्नी छोड़ के भागा, जो सार्वजनिक रूप से कहता था नहीं नहीं मैं तो बैचलर हूं, मैं तो कुंवारा हूं, और बाद में कहता है कि नहीं नहीं मेरी शादी हो गई है। कितना कष्ट हुआ होगा उस महिला को जिसका जो ब्याहता है इस व्यक्ति की। ये आप सोच लीजिए और आप ही निर्णय ले लीजिए। तो इसलिए किसी की ब्याहता पत्नी के लिए इस तरह के आरोप लगाना न केवल गंदी मानसिकता, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि ये क्रिमिनल माइंड ही ये कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। अब आ जाए दूसरी बात, खाता न बही जो संगी बोले वो सही। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज बड़ी खबर छपी है कि अब आरएसएस का एक बड़ा विशाल ऑफिस जो झंडेवालन में केशव कुंज, पहले भी उसको केशव कुंज कहते थे, वहाँ खुल गया है। झंडेवालन में 1939 में ये जगह थी। इस जगह एग्जैक्ट इस जगह पे नहीं, झंडेवालन में इन लोग का ऑफिस था आरएसएस का। फिर 1960 में 62 में ये इसी जगह पे आ गए थे। फिर एक कुछ कमरे, फिर 2 स्टोरी, फिर ये सब हुआ था। सुदर्शन साहब, जब मैं दिल्ली था उस समय सुदर्शन जी से मिलने में मेरे एक दो मित्र हैं जो आरएसएस में बहुत एक्टिव थे, मेरे घनिष्ठ मित्र आज भी हैं, उनके साथ में झंडेवालन 2-4 बार गया था। लेकिन एक सामान्य सा ऑफिस जो देखने लगता था किसी भी सामाजिक संस्था का है, बहुत साधारण ढंग से रहना, चौकी पे ही सोना होना। लेकिन अब सुनते हैं कि कोई कह रहा है 150 करोड़, कोई कह रहा है 300 करोड़ का एक ऑफिस बनाया गया है, क्योंकि ये आरएसएस का 100 साल पूरे हो रहे हैं। आरएसएस की स्थापना विजयदशमी के दिन 1925 में हुई थी। इस विजयदशमी को वो 100 साल पूरे करेंगे। तो उन्होंने एक बड़ा ऑफिस, जिसमें शायद 3 टावर हैं, और टावर का नाम भी रखा गया साधना, अर्चना, प्रार्थना, प्रेरणा, इस तरह के नाम तो रखने में बड़े बड़े नाम, मतलब आपको नाम देके आप चित्त हो जाइएगा क्या क्या नाम है। 12 मंजिला भवन है, 300 रूम हैं, 3 ऑडिटोरियम है, 5 बेड का अस्पताल भी है। अब वहाँ अस्पताल क्या होगा, मतलब बगल में है, खैर 270 कार पार्किंग है, लाइब्रेरी है, हनुमान मंदिर भी है, 5 लाख स्क्वायर फीट का है। और ऐसा माना जा रहा है कि वो बीजेपी के ऑफिस उसके सामने फीका हो गया है। ऑफिस भी है ही और रेजिडेंस भी है, क्योंकि वहाँ पे जो स्वयंसेवक लोग रहते हैं वो तो ऑफिस में ही रहते हैं। ऐसा बताया जा रहा है। ये मैंने क्यों कहा खाता ना बही, इस तरह का आरोप संघ पे बार बार लगता रहा है कि उसका कोई फॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं है सोसाइटी। जब आप ये करते हैं तो वो कहीं से आता है कि चंद्रपुर में इनका रजिस्ट्रेशन, सारा कुछ काम धाम नागपुर, दूसरा ऑफिस मध्य प्रदेश, तीसरा ऑफिस दिल्ली, रजिस्ट्रेशन चंद्रपुर। तो ऐसा कहा, वो भी इस्टेब्लिश नहीं है, मतलब वो हशश है। दूसरा ये भी कहा जाता है कि आरएसएस का कोई बैंक अकाउंट नहीं है। आरएसएस में कोई, अगर आप सदस्यता लीजिए तो कोई रसीद काट के आपको नहीं दी जाती है कि आप सदस्य हैं, कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। कुछ कुछ गिरोह की तरह ऑपरेट होता है। और ऐसा इसमें बताया जा रहा है कि करीब 75,000 लोगों ने इसमें डोनेट किया, 5 रुपए से लेके कई लाखों रुपए तक। कितने लाख रुपए तक वो नहीं बताया। इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला है, इलेक्टोरल बॉन्ड में लाखों रुपया ही कर सकते थे, तो कुछ इसमें भी उस तरह के कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड आएंगे। हाथ मोड़िए, पैसा दीजिए। आजकल एक नई टेक्निक आई है ना, पहले नल जो खोलते थे तो आप नल ऐसे खोलते थे, तो नल ढीला करके खोलते हैं। जो पैसा अगर आपको लगना हो तो पैसे में आपको नल को टाइट करना पड़ता है। तो जितना नल आदमी को टाइट करिएगा उतना पैसा वो उगलेगा। तो वो कहीं से उगल दिया होगा, उसमें कोई 300 करोड़ या 150 करोड़ या 200 करोड़ कोई वो है नहीं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक संस्था जो कहीं से भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसका क्या कोई एनुअल मीटिंग होती है, उसने कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, ये कहीं किसी को पता है? किसी को नहीं पता है। लेकिन सामाजिक संस्था है और सबके बीच में ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी, ये सब की बातें पढ़ाती है। तो इसीलिए कहा कि खाता ना भाई जो संघी का है वो सही। तो अब 300 कमरे का, 3000 कमरे का भी बना लीजिएगा तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि संघ के बेसिक चरित्र में भी काफ़ी फ़र्क आ गया है। अब आगे देखिए, आगे आने वाले समय में क्या होता है। अब आखिरी बात, जन्मदिन पर मायावती स्टाइल का तोहफा। आपने कभी जन्मदिन पे सुना है? आपको जन्मदिन के दिन घर में भी अगर आप रहते हैं तो कोई गलती करता है छोटा मोटा, आज छोड़ दो, आज छोड़ दो, अरे आज जन्मदिन है उसका, आज तो मत डांटो। ये जनरल एक भारतीय उसमें इसी तरह का है। सरकार के लेवल पे हम सुनते हैं कि फलाना बड़े आदमी की, महात्मा गांधी की जन्मदिन है तो इस दिन हम कुछ कैदियों को छोड़ देंगे। कोई जाके
कुछ खाना पीना खिलाता है। माँ बाप के जन्मदिन होता है, जिंदा हैं या मर गए हैं अब जैसे हमारे माँ बाप, तो उस दिन जाके भाई किसी गरीब व्यक्ति को कुछ कंबल अम्बल दान कर देते हैं। मायावती जी की लेकिन जन्मदिन मनाने की स्टाइल दूसरी है। गुरु रविदास जी की जयंती थी, माघ पूर्णिमा के दिन होती है रविदास जयंती, वो बुधवार को थी। तो मायावती जी को क्या आया कि अब इस बार मुझे किसी को गिफ्ट देना है। तो गिफ्ट कौन देना है? जो सबसे उनके खास है। सबसे खास कौन है? आकाश आनंद है। आकाश आनंद कौन है? उनके भतीजे हैं। भतीजे साहब क्या है? नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। और क्या है? इनके बाद उनके सक्सेसर हैं। एक बार निकाल चुकी थी, फिर आ गए हैं। तो उनको लगा आकाश आनंद को मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहिए। तो क्या गिफ्ट दिया? आकाश आनंद के ससुर को पार्टी से निकाल दिया, और उनके जो सहयोगी थे मनीष सिंह, उनको भी निकाल दिया, चलता बाहर किया। क्योंकि एंटी पार्टी एक्टिविटी, ये सब लोग बहुत गलत लोग हैं, उनका बस चलता तो शायद ये तो जेल भिजवा के कोड़े लगवाते हैं। मायावती जी की स्टाइल ये है फंक्शनिंग की कि वो उनके यहाँ जैसे 10 MP आए थे 2019 में, तो वो हर एक को डांट हर एक को करके कुछ ना कुछ, हर एक में उनको बुराई नजर आती है, सबको निकाल देती हैं। उनके 28 या 24 से 18 MP आए, MLA आए थे 2017 में, उन्होंने धीरे धीरे करके सबको निकाल दिया पार्टी से। तो वो कुछ अजीब विचित्र तरह का व्यवहार करते हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन, जैसे कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 0 सीट आई, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इनकी भी 0 सीट आई। कांग्रेस 4% से 6% पे पहुंची, ये 0.7 से 0.5 पे आ गए। अब इन्होंने जो इनके मतलब इनके तो समझी हुए, इनके भाई के समझी हुए आकाश आनंद के ससुर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ हैं। अशोक सिद्धार्थ साहब डॉक्टर साहब हैं, नौकरी में थे। जब 2007 में बहन जी की सरकार आई तो अब कोई नौकरी क्यों करे, क्योंकि उससे ज़्यादा स्कोप है भाई। काम तो आप समझ ही गए होंगे क्या काम होते हैं। तो गिनना, हाथ से गिनना, मशीन से गिनना, ये सब गिनने के काम बहुत आ गए थे, बहुत तरह की चीज़ें गिननी थी। तो इनको ही नौकरी छोड़ दी इन्होंने, 2007 में नौकरी छोड़ दी। और 2009 और 2016 2 टर्म MLC रहे। फिर 2016 में इनको MP बना दिया गया, दिल्ली चले गए 2016 से 2022। अभी क्या हुआ कि जैसा कहा जा रहा है, दिल्ली इलेक्शन था, 70 सीटें बिक गई, उसमें कहीं कोई मतलब बिक गई, मतलब 70 सीटों पे मामला सेट हो गया। BSP में टिकट कैसे दिए जाते हैं, कैसी सेटिंग होती है, ये सबको मालूम है। तो इतने दुर्दिन में भी अगर 70 लोग मिल जा रहे हैं जो आपका टिकट ले रहे हैं, तो ये इट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल थिंग। मेरे ख्याल में आकाश आनंद ने एक बहुत अच्छा काम किया कि उसने एक ऐसी पार्टी के 70 टिकट वो लोगों को पकड़ने में कामयाब हो गए जिस पार्टी का 0.7% वोट था, 0.5 है। अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत खराब मैनेजमेंट बहुत खराब हुआ, और आकाश आनंद ने ये किया और फलाना ने ये किया। और ये भी है कि डॉक्टर सिद्धार्थ जो है वो अपने दामाद के लिए पीछे, तो वो अपने दामाद को चाहते थे कि वो इस्टेब्लिश हो जाए। तो आप किसको चाहती थी? आप अपने भतीजे को चाहती थी। आपका भतीजा हैपेंस टू बी उनका दामाद, तो आप किस बात के लिए गुस्सा हो गए कि वो अपने दामाद को कहीं इस्टेब्लिश करना चाहते थे? तो आप भी तो अपने भतीजे को करना चाह रहे हैं जो उनका दामाद है। ये जरा मुझे लगता है ना कि ये सारे लोग कुछ ऊपर वाले, मतलब इनको समझना बड़ा मुश्किल है। तो मायावती जी ने इनको निकाल दिया है। और कुछ लोगों का दबी जबान में कहना यह है कि वो जो रिसोर्सेज आए थे उस 70 सीट के, उसको लेके थोड़ा मामला गड़बड़ाया है। हर जगह होता है मतलब अरे भाई 19-20 हो गया होगा, अब इस समय आप इलेक्शन हार गए हैं, कुछ दिया होगा, कुछ नहीं दिया होगा, कुछ लेके भाग गए होंगे, कुछ आया होगा, कुछ नहीं आया होगा। लेकिन जब हिसाब किया जा रहा है तो उस हिसाब में कुछ वो है। और हिसाब की तो पक्की है मायावती जी, हिसाब में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो वो फिर भूलती नहीं है। और शायद इसी की सज़ा उन्होंने गुरु रविदास जयंती के दिन उन्होंने उनको बर्खास्त करके दे दी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।